नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और मैं आपके लिए लेके आया हूं मित्रों आज बाल विकास का ओल्ड पेपर, जो कि ग्रेड 2 के बेस्ड पर है। ग्रेड 2 का ओल्ड पेपर है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम में आए थे और लेवल क्या था पीईबी का क्वेश्चंस पूछने का, और वो किस तरीके से क्रिटिकल तरीके से पेपर को घुमा के पूछता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फिलहाल यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। लाइक करना तो कंपलसरी है। जल्दी जल्दी वीडियो को देखते हुए एक लाइक जरूर कर दो मित्रों, क्योंकि लाइक से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पेपर हमारा 6 मार्च 2019 का, ये है सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, कुमारविड मतलब कि सहरुग्णता का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है, ध्यान से सुनना, यह एक विकार या स्थिति का वर्णन करता है जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकता है। ऑप्शन बी, कोई स्थिति स्वतंत्र रूप से प्रकट हो सकती है और प्रदर्शन पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। ऑप्शन सी है, संज्ञानात्मक हानि जीवन काल से को छोटा कर सकती है। तो सहरुग्णता क्या होता है, कुमारविड क्या होता है। तो इसका जो मित्रों राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है, यह एक विकार या स्थिति है जो अन्य किसी विकार या स्थिति के साथ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, किशोर अवस्था में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण क्या होता है। यहाँ पर हम किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए, सड़क यातायात दुर्घटनाएं। ऑप्शन बी, आत्महत्या। ऑप्शन सी, मनोवृत्ति। और ऑप्शन डी है ड्रग ओवरडोज। तो यहाँ हम किशोर अवस्था में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा मित्रों हमारा आत्महत्या, सुसाइड, ठीक है। सड़क दुर्घटनाएं तो अपन पहला मान सकते हैं, या मनोवृत्ति भी पहला मान सकते हैं, लेकिन जो आत्महत्या होता है वो दूसरा प्रमुख कारण है किशोर अवस्था में मृत्यु का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूडीएल का विस्तृत रूप क्या होगा। यूडीएल स्टैंड्स फॉर क्या होगा। ऑप्शन ए है, यूनिवर्सल डेवलप्ड लर्निंग। ऑप्शन बी है, यूनिवर्सल डायनेमिक लर्निंग। ऑप्शन सी है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। और ऑप्शन डी है हमारा यूनिवर्सल डिसएडवांस ऑफ लर्निंग। तो भाई बताओ जल्दी से, यूडीएल का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका राइट आंसर मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। क्या होगा, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यूडीएल का फुल फॉर्म रख लो याद, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े से कमेंट आप फास्ट करिएगा। फास्ट करने का इसलिए क्योंकि आप जब पेपर देते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर रहना चाहिए कि तुरंत जो सोचा और उसका आंसर आपने कमेंट कर दिया, है ना, जिससे क्या हो, टाइम ना लो, क्योंकि टाइम लेके करोगे तो फिर वहाँ पेपर में टाइमिंग थोड़ी सी कम पड़ जाती है और आंसर देना मस्ट भी कंपलसरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है उत्साह। ऑप्शन बी है संपूर्ण एकीकरण। ऑप्शन सी है धारणा। और ऑप्शन डी है अंतर्दृष्टि। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, उत्साह, संपूर्ण एकीकरण, धारणा या फिर अंतर्दृष्टि। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा अंतर्दृष्टि। आपने सुना होगा, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होगा, अंतर्दृष्टि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार खालिस्तान के दौरान आते हैं। यह हम बात करें जटिल विचार की, और जटिल विचार खालिस्तान के दौरान आते हैं। ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी है औपचारिक संक्रिया अवस्था। और ऑप्शन डी है संवेदी मोटर चरण। तो बताइए भाई, कब आते हैं जटिल विचार। जीन पियाजे थे स्विट्जरलैंड की, याद करना। इन्होंने ये 4 अवस्थाएं दी थी अधिगम के लिए, ठीक है, संज्ञानात्मक में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा औपचारिक संक्रिया अवस्था। यहीं पर जटिल विचार आते हैं, आपके दिमाग में याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियमों को स्वीकारता है? किस स्तर पर नियमों को स्वीकारता है, वो भी कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा? ऑप्शन ए है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, ऑप्शन बी है पश्च पारंपरिक स्तर, ऑप्शन सी है पूर्व पारंपरिक स्तर और ऑप्शन डी है पारंपरिक स्तर। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियमों को स्वीकारता है, आपको ये बताना है। उसका राइट आंसर क्या होगा? तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा पारंपरिक स्तर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत तो सभी को पता होगा, इन्होंने चिंपॉन्जी पर प्रयोग किया था जिसका नाम था सुल्तान, और उन्होंने एक कमरे में रूफ पर बनाना लटका दिए थे और नीचे चिंपॉन्जी था। तो चिंपॉन्जी को भूख लगी और उसको खाना था, तो वहीं पर बॉक्स रखे थे, उन बॉक्स को उसने जमा के क्या करे थे, उस केले को निकाल लिए थे। तो वो उसने सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने ना। तो सबसे जटिल अवस्था या नियमों को स्वीकारता है कब? पारंपरिक स्तर पर स्वीकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरी ब्रोफेन ब्रेनर के अनुसार प्रणाली वह छोटा आसन्न वातावरण है जिसमें बच्चा रहता है। मैक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम या फिर मिसो सिस्टम? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर को कमेंट करिएगा मेरे भाई। इसका जो राइट आंसर है वो है माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है। तो यूरी ब्रोफेन ब्रेनर के अनुसार माइक्रो सिस्टम प्रणाली वह छोटा आसन्न वातावरण है जिसमें बच्चा रहता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? खाने के विकारों को, ऑप्शन ए भार सूचकांक, ऑप्शन बी है भार द्रव्यमान सूचकांक, ऑप्शन सी है शरीर द्रव्यमान सूचकांक और ऑप्शन डी है शरीर ऊंचाई सूचकांक। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शरीर द्रव्यमान सूचकांक। तो जो खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बॉडी मास इंडेक्स। ये तो आपको पता होगा, बॉडी मास इंडेक्स। यदि जो बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है आपका, तो आपने देखे होंगे बहुत सारी बीमारियां आपको आ जाते हैं। तो डॉक्टर भी आपको बोलता है ओवरऑल बीएमआई कम करने के लिए, ठीक है। तो याद करना बॉडी मास इंडेक्स या शरीर द्रव्यमान सूचकांक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कभी कभी जब हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश के वर्ड से याद रहते हैं, हिंदी के नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, वह पद जो बच्चे को एक नया तरीका सीखने में आने वाली कठिनाई का अच्छा वर्णन करता है जो उसने पहले से ही सीखा हुआ हो। सक्रिय हस्तक्षेप, पूर्वव्यापी हस्तक्षेप, संकेत संबंधित हस्तक्षेप और शब्दार्थ हस्तक्षेप। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। वह पद जो एक बच्चे को नया तरीका सीखने में आने वाली कठिनाई का अच्छे वर्णन करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है सक्रिय हस्तक्षेप। याद रखना राइट आंसर क्या होगा हमारा? प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे ने अपने बच्चों को पियाजे ने बच्चों को उनकी काल्पनिक निगमनता तर्क को समझने के लिए क्या कार्य दिया? ऑप्शन है पेंडुलम का प्रयोग, ऑप्शन बी है बोबो गुड़िया का प्रयोग, ऑप्शन सी है दृश्य चट्टान प्रयोग और ऑप्शन डी है छाया प्रयोग। तो बताओ पियाजे ने बच्चों को उनके काल्पनिक निगमनता तर्क को समझने के लिए क्या दिया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है पेंडुलम का प्रयोग। तो जो जीन पियाजे जी थे ना, उन्होंने काल्पनिक निगमनता तर्क को समझने के लिए पेंडुलम का प्रयोग किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्दृष्टि इंसाइट के माध्यम से अधिगम का सिद्धांत क्या है? अंतर्दृष्टि इंसाइट के माध्यम से अधिगम का सिद्धांत का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है अधिगम,
के लिए विचार, तर्क और बुद्धिमत्ता जैसी उच्च क्रमिक मानसिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है प्रयास या त्रुटि द्वारा अधिगम करना, जहां समस्या को विभिन्न प्रयासों द्वारा बार बार हल करना एक विशेषता है जो कि सफलता तक जारी रहती है। ऑप्शन सी है अधिगम, जो एक विशेषज्ञ द्वारा दिए गए सबूतों को देखने और उनके संचार कौशलों की नकल करने से होता है। और ऑप्शन डी है एक प्रकार के अधिगम या समस्या को हल करना जो किसी समस्या के विभिन्न हिस्सों के संबंधों में समझने और उस स्थिति को समझने का माध्यम से अचानक होता है। राइट आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। या अंतर्दृष्टि बोल रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा एक प्रकार के अधिगम या समस्या को हल करना जो किसी समस्या के विभिन्न हिस्सों के संबंधों को समझने और उस स्थिति को समझने के माध्यम से अचानक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा उस विकार का नाम बताएं जो ध्यान की कमी के कारण बनता है। ध्यान की कमी के कारण। ऑप्शन ए है वाक विकार, जिसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। ऑप्शन बी है डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन सी है डिस्ग्राफिया। और ऑप्शन डी है ADD ADHD। बताओ जल्दी से, ध्यान की कमी के कारण। तो सबसे पहले हम आपको आंसर बताएं। वाक विकार मतलब भाषा वाला, तो अपना डिसलेक्सिया हो गया। डिस्कैलकुलिया में गणित संबंधी समस्याएं आती हैं। डिस्ग्राफिया में जाता है लिखने की समस्या। अब बचता है ध्यान संबंधी कमी, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ADD ADHD। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा ADD ADHD। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित कौन सा मॉडल व्यवहार, संज्ञानात्मक और पर्यावरणीय कारकों के परस्पर क्रिया के आधार पर मानव कार्य और व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है हमारा आत्म प्रभाविकता। ऑप्शन बी है परस्पर नियतिवाद। ऑप्शन सी है व्यक्तित्व सिद्धांत। और ऑप्शन डी है ऊर्ध्व पातक। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका मित्रों राइट आंसर होगा परस्पर नियतिवाद। याद रखिए क्या होगा परस्पर नियतिवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ावा देता है। व्यवहार की जो पुनरावृत्ति है ना, बिहेवियर को, उसको बढ़ावा देता है। पुनर्बलन, सुसुप्तता, चंकिंग। और डी है दंड। बताओ व्यवहार की पुनरावृत्ति को कौन बढ़ावा देता है। 5 सेकंड का टाइम रहता है, जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर है पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छा व्यवहार करते हो तो लोग आपको शाबाशी देते हैं, और जब बुरा व्यवहार करते हो तो आप उस व्यवहार के बाद आपको कुछ ना कुछ देते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव व्यवहार होता है। तो जब आप एक व्यवहार की पुनरावृत्ति करते हैं, उस अच्छा करते हैं, तो लोग उसको अच्छा बोलते हैं, जिस कारण आप और अच्छे से वो व्यवहार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सूचना को संभालने और उसके अनुभव प्राप्त करने में शामिल प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। ऑप्शन ए है सूचनाओं प्रक्रियाकरण उपागम। ऑप्शन बी है सामाजिक प्रासंगिक उपागम। ऑप्शन सी है सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम। और ऑप्शन डी है मनोलैंगिक उपागम। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों इसका, जल्दी से कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर है सूचना प्रक्रियाकरण उपागम। सूचना प्रक्रियाकरण उपागम इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन जाहोदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक है। निर्भरता, समाज से अलग होना, स्वतंत्रता, या फिर स्वयं के प्रति दृष्टिकोण। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही जहोदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य घटकों में से एक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जेड पी डी मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है जेडपीडी का फुल फॉर्म, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन ए है, एक शिक्षार्थी बिना एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कार्य कर सकती है, और मार्गदर्शन के साथ साथ वह क्या हासिल कर या कर सकती है, इसके बीच का अंतर। ऑप्शन बी है, अकादमिक ज्ञान आधारित परीक्षणों से बुद्धिमत्ता का पता चलना। ऑप्शन सी है, बच्चे अपने दम पर आवश्यक कौशल विकसित करता है। और ऑप्शन डी है, सब कुछ स्वयं ही खोज लेता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि जेडपीडी में अपन ने एक दूसरे की सहायता ही करने बोला था बच्चों की। एक शिक्षार्थी बिना सहायता क्या कर सकता है और मार्गदर्शन के साथ क्या क्या हासिल कर सकता है, यही जेडपीडी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम तैयारी पर जोर देता है? तैयारी पर जोर देता है, याद रखना। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम और तत्परता का नियम। तो याद रखना तैयारी पर कौन जोर देता है। तो इसका राइट आंसर है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्योंकि कई लोग अभ्यास समझ रहे होंगे, सुनना। तैयारी पर जोर इसलिए कि यदि जिस काम को करने के लिए आप तत्पर होगे उसको आप ढंग से कर लोगे, ये क्या कहलाता है? तत्परता का नियम। प्रभाव का नियम में क्या है, जिस चीज़ को करने से आपको संतोष मिले आप उस चीज़ को ज़्यादा करते हो और उसको करने में आपको आनंद मिलता है। जबकि असंतोष होगा तो आप उस चीज़ को नहीं करेंगे। जैसे आपको पढ़ने में आनंद मिलता है तो आप पढ़ लोगे, लेकिन आप बोरियत तरीके से पढ़ रहे हो कि अरे मेरा दोस्त भी प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, तो भाई ऐसे में सक्सेसफुल नहीं होगी यदि आपका मन ही नहीं, आपको संतोष ही नहीं मिलता है। तो ठीक है। और अभ्यास का नियम तो बोलता है जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आपको मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक अधिगम पद्धति में खाली स्थान। बच्चों को वैज्ञानिक विचार पूरी तरह से पता चलते हैं। बच्चे मार्गदर्शन के बिना काम करते हैं। शिक्षक बच्चों का पूरा मार्गदर्शन करता है और जरूरत पड़ने पर इनपुट देता है। पर यहाँ हम वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेट लर्निंग मेथड की बात कर रहे हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा मित्रों। इसका राइट आंसर है शिक्षक जरूरत पड़ने पर इनपुट देता है। तो यही वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक अधिगम पद्धति में शिक्षक जरूरत पड़ने में क्या देगा? इनपुट देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, इतना सिंपल पेपर भी नहीं था ग्रेड 2 का। ठीक है, उसके बाद भी लोगों के मार्क्स देखिए अब कितने अच्छे आए थे। एक बच्चे को उसके शिक्षकों द्वारा ध्यान से देखा जाता है क्योंकि उसके दोस्त को परेशानी का कारण जानना था। भले ही बच्चे ने अभी कुछ गलत नहीं किया हो, और निम्नलिखित में से कौन सा इसका वर्णनात्मक है? एल्गोरिथम, पारगमन तर्क, अभ्यावेदन ह्यूरिस्टिक जिसको स्वानुभाविक कहते हैं, और ऑप्शन डी है समन्वय ह्यूरिस्टिक जिसको हम स्वानुभाविक ही कहते हैं। कई लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा होगा ये है क्या। चलो इसका राइट आंसर देखते। इसका राइट आंसर है रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। ठीक है, अभ्यावेदन ह्यूरिस्टिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिछड़े या वंचित बच्चे कौन है? पिछड़े या वंचित बच्चे कौन है? ऑप्शन ए है मंद या अधिगमकर्ता, ऑप्शन बी है विलक्षण अधिगमकर्ता, ऑप्शन सी है दिव्यांग अधिगमकर्ता, और ऑप्शन डी है असाधारण अधिगमकर्ता। तो बताइए क्या होते हैं? हु इज द बैकवर्ड चिल्ड्रन? हु आर द बैकवर्ड चिल्ड्रन? तो इसका राइट आंसर है मंद अधिगमकर्ता। जो स्लो लर्नर्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं पिछड़े बच्चे। दिव्यांग को नहीं लगाना, मंद में कोई भी आ सकता है, जो धीमे सीखता है वही पिछड़े कहलाते। जो क्या है, अपने सामान्य जो काम है या अपने फ्रेंड्स हैं उनसे भी नीचे का जो IQ व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऊष्मायन, सत्यापन, तैयारी या फिर मूल्यांकन। अंतिम चरण की हम बात कर रहे हैं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सत्यापन, वेरिफिकेशन। आप देखना, जब रचनात्मक तुम कोई भी कार्य करते हो, जब लास्ट में उस काम को कोई ना कोई आपको एक वैधता या सत्यापित नहीं करता, जब तक वो मारा नहीं जाता। तो उसका राइट आंसर क्या है? सत्यापन, वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन योजना द्वारा बनाई गई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डाल्टन योजना। जॉन डीवू, फ्रांसिस गैल्टन, डाल्टन, और ऑप्शन डी है हेलन पार्कहर्स्ट। तो इसका राइट आंसर है हेलन पार्कहर्स्ट। याद रखना, जो डाल्टन योजना थी वो क्या थी? हेलन पार्कहर्स्ट की थी। नहीं तो कई लोग ये सोच रहे हैं ऑप्शन फ्रांसिस डाल्टन, मेरे को बता दिया, लेकिन डाल्टन योजना हेलन पार्कहर्स्ट ने थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमारा, एक छात्र को मातृभाषा में सीखने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह खालिस्तान को आसान बनाता है। बोध, संवेदन, रचना या सृष्टि या फिर प्रजनन। क्या कारण है कि 1 से लेकर 5 के बच्चों को हम हमेशा शिक्षा मातृभाषा में देते हैं? इसका रीजन है वो होता है बोध, कंप्रेशंस। क्यों? क्योंकि एक जो बच्चा 1 से लेकर 5 क्लास में होता है, तो वो जो होता है वो अपनी मातृभाषा में उसको उसकी डिक्शनरी अच्छी होती है या मातृभाषा में उसको समझने में आसानी होती है, इसलिए बोध को आसान बनाता है, याद रखिए, जिससे वो चीज़ों को आसानी से समझ पाए। इसलिए 1 से 5 क्लास के बच्चों को हम हमेशा शिक्षा मातृभाषा में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, अधिक जानकारी और समीपस्थ विकास के क्षेत्र संज्ञानात्मक विकास पर खालिस्तान सिद्धांतों के प्रमुख सिद्धांत हैं। ऑप्शन है कोल्ब, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी डेवे और ऑप्शन डी वाइगोट्स्की। तो इसका राइट आंसर तो सबको पता होगा, वाइगोट्स्की, क्योंकि इन्होंने ही कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने भी सिद्धांत दिया था ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया था। ये रूस के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, अधिकांश स्कूलों में खालिस्तान शिक्षक का प्रावधान नहीं है, अतिरिक्त विशिष्ट सह शिक्षक या सहायक। क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर है विशिष्ट, मतलब जो स्पेशल टीचर होते हैं ना वो नहीं होते हैं, अतिरिक्त भी रहते हैं, सह शिक्षा भी होती है और सहायक भी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मास्लो के प्रेरणा के पदानुक्रम की आवश्यकता के अनुसार बुनियादी जरूरत है सुरक्षा अनुमान, शरीर और आत्मबोध, विश्वास और प्यार की आवश्यकता, और ऑप्शन डी है शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता। मास्लो का आपने आवश्यकता का सिद्धांत यदि पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे, उसमें ही बुनियादी ज़रूरत लिखी हुई है, और बुनियादी ज़रूरत है शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता। मास्लो को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता क्या होती है ये, लेकिन दोनों चीज़ क्या है? बुनियादी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक गलत अवधारणाओं को दूर करने के लिए इनमें से किसका व्यवहार नहीं कर सकता? तत्काल प्रतिक्रिया, आत्मनिर्देशन में सीखना, एक इकाई से पहले और बाद में प्रश्नोत्तरी शैली का मूल्यांकन, और ऑप्शन डी है फिलिप कक्षा दृष्टिकोण। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा आत्मनिर्देशन में सीखना, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करना। एक शिक्षक गलत अवधारणा को दूर करने के लिए यह व्यवहार नहीं कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को प्रतिरूपण मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है? अधिगम सिद्धांत, विकासात्मक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेटिव अधिगम सिद्धांत, या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। ये क्वेश्चन का आंसर जो मेरी रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं उनको पता ही होगा, प्रतिरूपण, जिसको मॉडलिंग बोलते हैं। इसका राइट आंसर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग। क्यों? प्रतिरूपण से तात्पर्य किसी का अनुकरण करना। क्या करना? अनुकरण। और अनुकरण आप हमेशा सामाजिक जो लोग हैं या जो सोसाइटी में रहते हैं उनका करते हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। उसी को प्रतिरूपण कहते हैं, उसी को मॉडलिंग कहते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण तौर से क्या सम्मिलित होता है? अभियोग्यता, स्मृति, तर्क और अभिवृत्ति। यहाँ हम बात कर रहे हैं थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्वॉल्व्स। इसका राइट आंसर मित्रों वो है तर्क। याद रखना, जब आप चिंतन करते हो तो तर्क यदि आपके हैं, तर्क कर सकते हो, तभी आप एक अच्छा चिंतन कर सकते हो। तो आपके लिए रीजनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी, जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं ना नौकरी के लिए, उसमें रीजनिंग कंपलसरी करी, जिससे आपकी जो तर्क है क्षमता है, जो चिंतन करने की क्षमता, उसका विकास हो सकते हैं सिर्फ तरह। क्योंकि जब क्रिटिकल चीज़ों के बारे में सोचते हो तो तब तर्क का महत्वपूर्ण होता है। तो आपको क्लास कैसा लगा, हमारा लाइव ये वीडियो कैसा लगा? रोज़ डेली 11 बजे हमारा लाइव वीडियो मिलता है हमारे चैनल तरुण जी के, ये लिखा हुआ है, क्लास पर मिलता है। और हमारा एक अन्य चैनल भी है तरुण जी के ट्रिक नाम से, तो वहाँ पर भी जाइए, ट्रिक वहाँ पर भी चाहिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ उस पर शाम को 7 बजे आपको साइंस क्लास मिलती है। इस वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे साथ बने रहना। माता रानी की कृपा जरूर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।